नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेरहम तेज आंधी का कहर, बिजली के तारों के चपेट में आने से 10 मवेशियों की मौत। नियोजन भवन में ली विधायक प्रवीण पोटे ने समीक्षा बैठक, किसानों को तात्काल कर्ज उपलब्ध कराने के आदेश। माशुका के प्यार में पागल प्रेमी ने अपनाया चोरी का पेशा, 4 वृद्धों से मंगलसूत्र झपटने में चढ़ा पुलिस के हत्थे। शिकायत दर्ज करने के बजाय थानेदार पर धमकी देने का आरोप, मामला गाड़गेनगर पुलिस थाने का। और पहली ही बारिश में खुली मनपा प्रशासन की पोल, महालक्ष्मी कॉलोनी में जगह जगह भरे पानी के गड्ढे। खामगांव के MIDC स्थित जिनिंग फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। नांदगांव खंडेश्वर में तूफानी हवाओं के कहर से 10 गायों की मौत हो गई और अनेकों परिवारों के आशियाने भी उजड़ गए। मानसून का आगाज हो चुका है। बीते शुक्रवार 1 जून को शहर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने जहां अनेकों स्थान पर वृक्षों को धराशायी कर दिया, तो मार्ग पर विज्ञापनों के बोर्ड भी उखड़ गए। इसी क्रम में शनिवार की दोपहर 3 बजे जिले के नांदगांव खंडेश्वर में अचानक मौसम ने करवट बदली और बदलाए मौसम के साथ ही तेज आंधियों और हवाओं ने नांदगांव खंडेश्वर वासियों को झकझोर दिया। तेज आंधी की चपेट में जहां यहां के अनेक घरों की छप्परें उड़ने के समाचार है, तो वहीं अनेकों वृक्ष भी धराशायी हो गए। बात यही नहीं थमी, तेज हवाओं के चलते बिजली के खंभों सहित तार भी टूटे। इस दौरान यहां के खेतों में तथा खुले मैदान में गुजर रही बिजली के हाई टेंशन तार टूटने से इसकी चपेट में आने से 10 से अधिक गायों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि इस दौरान गांववासी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भागे। जब तेज आंधी का कहर थमा तो खुले आसमान के नीचे मवेशियों को शव का नज़ारा था। लागलं म्हणजे जमिनी तार नाही तुटला काहीच नाही तिथं बलुले पडले। खरीफ फसल वितरण संदर्भ में नियोजन भवन में एक आढावा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एक भी पात्र किसान कर्ज मिलने से वंचित नहीं रहना चाहिए, ऐसे दिशा निर्देश नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे ने दिए। खरीफ फसल के लिए कर्ज वितरण के 1630 करोड़ रुपयों की उद्देश्य पूर्ति करने के लिए बैंकों ने अपना परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए। इससे एक भी पात्र व्यक्ति कर्ज से वंचित नहीं रहना चाहिए, ऐसा आदेश पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने दिए है। खरीफ फसल कर्ज वितरण की समीक्षा बैठक के दौरान नियोजन भवन में वे बोल रहे थे।
इस अवसर पर जिलाधीश अभिजीत बांगर, निवासी जिलाधीश नितिन व्यवहारे, उप जिलाधीश रमेश कावड़े, जिला उप निबंधक कल्पना धोपे तथा अग्रणी बैंक के अधिकारी झा उपस्थित थे। इस दौरान पालक मंत्री ने कहा कि अब तक 118 करोड़ 16 लाख रुपयों का कर्ज वितरित किया गया है, जो उद्देश्य की तुलना से कम है। निवेदन लेकर आने वाले किसानों को सभी जानकारी दी जानी चाहिए तथा किसानों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के आदेश भी समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। खरीफ फसल कर्ज के संदर्भ में कार्रवाई के लिए शाखा निहाय संपर्क अधिकारी प्रशासन की ओर से नियुक्त किए जाने की जानकारी जिलाधीश अभिजीत बांगर ने दी। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, यूनियन बैंक तथा अन्य बैंकों को कर्ज वितरण का परफॉर्मेंस बढ़ाने बैंकों के जवाबदार अधिकारियों ने बैठक में अपने प्रतिनिधियों को ना भेजते हुए बल्कि स्वयं ही उपस्थित रहने के आदेश भी जिलाधिकारी ने इस दौरान दिए। इस समीक्षा बैठक में सभी उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार तथा विविध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। खामगांव एवं परिसर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिर चुके। पेड़ गिरने से शहर की यातायात काफी प्रभावित हुई। खामगांव और आसपास के परिसर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। कुछ तूफानी तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़, बैनर आदि गिर गए। बिजली के तार भी टूट गए। अंजुमन हाईस्कूल के पीछे मदन प्लाट में एक पेड़ गिरा, जिसके नीचे एक दुपहिया वाहन दब कर रह गया। ऐसे ही नांदुरा रोड पर भी कई जगहों पर पेड़ों की डालियां गिर गई। इस तरह घापुरी रोड पर एक बड़ा पेड़ रास्तों के बीचों बीच गिरने से यातायात काफी प्रभावित हुई। ये तो नैसर्गिक है ना। इस तेज हवाओं से कई के आशियाने भी उजड़ गए। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ की परीक्षाओं का सिलसिला फिलहाल जारी है। माहौर में श्री रेणुका देवी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में परीक्षार्थियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होने से विद्यार्थियों में काफी रोष उत्पन्न हो रहा है। माहूर का श्री रेणुका देवी कला व वाणिज्य महाविद्यालय यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नासिक का परीक्षा केंद्र है। 13 जून तक इस सेंटर पर परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पर करीबन 1000 से ज़्यादा छात्र मुक्त विद्यापीठ की परीक्षा देने के लिए रोजाना आते हैं। पहले 2 दिनों के पर्चों में परीक्षार्थियों के लिए पीने के पानी का कोई इंतजाम यहाँ नहीं था। वाटर कूलर तो है, मगर उसमें पानी ही नहीं। छात्र एवं छात्राओं के बैठने के लिए डेस्क एवं बेंचेस की व्यवस्था नहीं है। कई छात्र सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर ही अपना पर्चा दे रहे हैं, जबकि प्रिन्सिपल डॉक्टर राजेंद्र लोणे के अनुसार आता या सत्रामध्ये परीक्षेला 1000 विद्यार्थी परीक्षेला बसले। 13 जूनपर्यंत ही परीक्षा चालू। रोज पेपर आहे। रोज इथं वॉटर कूलर आहे आणि रांजण ठेवलेले आहेत। बस संपलं असेल पाणी लगेच त्याच्यात भरलं जातं। सकाळच्या सत्रासाठी जवळपास 33 क्लासरूम आहेत, परीक्षा दालन आहेत आणि प्रत्येकाला स्वतंत्र पाक आहे, डेस्क। 1 किंवा 2 परीक्षा दालन तशा असतील की तिथं डेस्क नसतील। अचानक आमच्याकडे जवळपास 300 विद्यार्थी बॅकलॉगचे आलेले आहेत सर। आमच्या इथली कॅपॅसिटी जवळपास 700 विद्यार्थ्याची होती आणि बॅकलॉगचे विद्यार्थी जवळपास 300 आलेले आहेत। त्याच्यामुळे आम्ही तात्काळ त्यांची सोय खुर्च्यांवर केली। YCMची आम्हाला परीक्षा सुरू होण्याच्या आधी 4 दिवस फक्त माहिती मिळाली की इतके विद्यार्थी राहतील आणि इतक्या लवकर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणं शक्य नाही। 33 क्लासरूम चल रहे हैं, जिसमें 44 कर्मचारियों का स्टाफ अपने कर्तव्य पर है। करीब 50 किलोमीटर के दायरे में YCMOU का दूसरा सेंटर नहीं है। छात्र छात्राओं को पीने का पानी नहीं उपलब्ध होने से महाविद्यालय के ऊपर प्रशासनिक सवाल खड़े हो रहे हैं।
तयारी म्हणजे सर मॅक्झिमम आहे एक क्लासरूम असा आहे की त्याच्यामध्ये खुर्च्याच आहे, ब क्लबचे विद्यार्थी असल्यामुळे बाकी मॅक्झिमम डेस्क बेंचेस आहे. आणि पाण्याची सुविधा सर 2 पेपरपर्यंत तुमच्या कॉलेजला पाणी नव्हतं, पण विद्यार्थ्यांची जी गैरसोय झाली त्याच्याबद्दल म्हणजे कॉलेजच जबाबदार राहणार ना. नाही, मॅक्झिमम आम्ही पाणी पाऊससुद्धा विद्यार्थ्यांपर्यंत वाटप केले आणि पहिल्या 2 दिवस माहूरला वादळ आल्यामुळं लाईट नसल्यामुळं पाण्याची व्यवस्था आम्हाला सुद्धा करता नाही. पण याच्या आधी सर पण वॉटर कूलर जे आहे तुमचा बंदच असतो आणि तुम्ही मटक्याच्याद्वारे पाणी द्यायले साधारणतः, तर मग येणाऱ्या दिवसात पण असंच राहणार का? नाही, बिलकुल राहणार नाही. नेक्स्ट जानेवारीमध्ये जी परीक्षा होईल त्याच्यामध्ये 2 ते 3 वॉटर कूलर वाढून येतील. माहौर से हमारे संवाददाता संजय घोगरे, सिद्धार्थ तामगाड़गे एवं जय अड़किनी की ये रिपोर्ट. प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा स्टूडेंट शिक्षा सहायता अंतर्गत बहुत ही कम कीमत पर प्रो नोटबुक्स वितरण का उपक्रम चलाया जा रहा है. इस योजना का लाभ लेने का आह्वान अरहम युवा सेवा ग्रुप द्वारा किया गया है. शहर के जाने माने अरहम युवा सेवा ग्रुप विविध सामाजिक उपक्रम चलाता है. पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी इस ग्रुप ने कई विभागों में की है. ऐसा ही एक स्टूडेंट शिक्षा सहायता राहत योजना में प्रो नोटबुक्स प्रदान करने का महाउपक्रम इस ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है. इस अंतर्गत बहुत ही कम कीमतों पर A1 क्वालिटी के बेहतरीन प्रो नोटबुक्स का वितरण किया जा रहा है. शिक्षा राहत योजना में प्रो नोटबुक पाने के लिए छात्र के साथ आधार कार्ड होना जरूरी है. 2 जून व 3 जून को यह उपक्रम चलेगा. एक स्टूडेंट को कुल 3 दर्जन से ज़्यादा बुक प्रदान नहीं की जाएगी. यह महाउपक्रम अम्बापेट के जैन मंदिर में शुरू किया गया है. इस दरमियान रद्दी दान करने का आह्वान भी अरहम सेवा ग्रुप द्वारा किया गया है. महादेव खोरी के कच्ची नाली का पानी महालक्ष्मी कॉलोनी में घुस जाने से यहाँ के नागरिक त्रस्त हो रहे हैं. इस संदर्भ में महालक्ष्मी कॉलोनी वासियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन मनपा आयुक्त को सौंपा है. शहर के महालक्ष्मी कॉलोनी के नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इस कॉलोनी में महादेव खोरी के कच्चे नाली का गंदा पानी आ रहा है. महादेव खोरी के उस नाली का कंक्रीटीकरण नहीं किया गया. उस वजह से यह गंदा पानी सीधे महालक्ष्मी कॉलोनी में घुस रहा है. इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है. अगर महादेव खोरी के कच्चे नाली का कंक्रीटीकरण किया जाए तो यह समस्या हल हो सकती है. इस संदर्भ में नागरिकों ने कई बार मनपा प्रशासन को सूचित भी किया, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई. आने वाले कुछ दिनों में बारिश शुरू होगी. इसका सीधा असर महालक्ष्मी कॉलोनी के नागरिकों पर पड़ेगा. इस समस्या से त्रस्त कॉलोनी वासियों ने अपनी मांग का ज्ञापन मनपा आयुक्त को सौंपा है. महादेवखोरी परिसरातला महादेवखोरी ही झोपडपट्टी आहे. त्या परिसरातलं पाणी काढण्यासाठी एक नाली कच्ची तयार केलेली आहे. ती नाल्यापर्यंत जायला पाहिजे. पण होते काय की पावसाळ्यात सर्व ही नाली फुटून जाते आणि प्रत्येक कॉलनीमध्ये हे घाण पाणी, महादेवखोरीतलं परिसरातलं घाण पाणी हे प्रत्येक कॉलनीमध्ये शिरते. असंख्य दुर्गंधी आणि असंख्य प्लॅस्टिकचे तुकडे, प्लॅस्टिकच्या बॉटल, दारूच्याही बॉटल हे सगळे वाहून तिथे येतात आणि किचनच्या तिथे बाजूला आजूबाजूला हे डबकस असतं. तिथला दुर्गंधीचा वास घेवला जात नाही आणि अशा पद्धतीने आम्ही ह्या परिसरात फेस करत आहोत. खरं म्हणजे इकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी पण आहे की ही नाली सँक्शन झालेली आहे. आयुक्त साहेबांनी सँक्शन करून दिलेली आहे आणि त्या नालीचं काम ताबडतोब सुरू होणार आहे असं आम्हाला आज आश्वासन दिलं आहे. महादेवखोरी परिसरातल्या कॉलनीतील सर्व लोक आम्ही इथे आज आलेलो आहोत. बारिश के आगमन से पहले ही मनपा तथा जिला प्रशासन अपने अपने स्तर पर सुरक्षा से जुड़े कदम उठाता है. इस संदर्भ में निगम आयुक्त ने मनपा के स्वास्थ्य विभाग को आदेश देते हुए शहर भर के नालों तथा नालियों में भरा मलबा निकालने के आदेश दे चुके हैं. इसके बावजूद शहर के विभिन्न क्षेत्रों की नालियों की हालत जस की तस बनी हुई है, जिससे बारिश का पानी नालियों में बहने के बजाय या तो घरों में घुस रहा है या फिर घरों के सामने एकत्रित होता है. ठीक ऐसा ही नज़ारा स्थानीय महालक्ष्मी कॉलोनी के दवाले लेआउट में नज़र आ रहा है, जहां बीते शुक्रवार की शाम पहली ही बारिश में यहां के नागरिकों के घरों के सामने दुर्गंध युक्त पानी एकत्रित हो गया, जिससे यहां के नागरिकों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. बताया जाता है कि निगम आयुक्त ने यहां
के सफाई को लेकर पहले ही दिशा निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके निगम आयुक्त के आदेश की अनदेखी की जा रही है। साइकिल पर सवार होकर महिलाओं की चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को राजापेट पुलिस ने धर दबोचा। रिमांड दरमियान आरोपी अपनी माशूका को खुश रखने के लिए चेन स्नैचिंग करता था, ऐसी खास बात सामने आई है। इश्क ने जालिम हमें निकम्मा बना दिया, वरना हम भी थे काम के। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए एक बेरोजगार शातिर प्रेमी ने अपनी माशूका को खुश करने के लिए चोरी की राह अपनाई और चैन स्नैचिंग की वारदातों को साइकिल से अंजाम देने में कामयाबी भी पाई, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक पुलिस की नज़रों से छुप नहीं सका। अंबागेट निवासी जयप्रकाश श्रीवास्तव के बेटे संजय के अनुसार फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र की एक महिला से उसके प्रेम संबंधों के चलते वह अक्सर उसके घर पर ही रहने लगा और महिला पर पैसे खर्च करने के लिए सुबह पैदल ही वृद्धा के गले का मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गया। इसके बाद राजापेट क्षेत्र से साइकिल चोरी कर चैन स्नैचिंग की 3 वारदातों को सुबह के ही दौरान अंजाम दिया। चारों मंगलसूत्र को आरोपी संजय ने सराफा स्थित एक स्वर्ण व्यवसायी को बेचा, जो लगभग 8 तोला सोना बताया गया है। 2,40,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बड़े ही गोपनीय तरीके से जाल बिछाकर चैन स्नेचर संजय को फ्रेजरपुरा स्थित मासूका के घर से हिरासत में लिया। संजय की निशानदेही पर 8 तोला सोना सराफा स्थित उस सराफा व्यवसायी से जब्त किया है, जिसके दुकान पर संजय ने चोरी का माल बेचा था। राजापेट पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत मागील मे महिन्यामध्ये 2 चैन स्नॅचिंगचे प्रकार आमच्या पोलीस स्टेशनला दाखल झाले आहेत। सदर चैन स्नॅचिंगचे प्रकार सकाळी महिला मॉर्निंग वॉकसाठी जात असताना एक अज्ञात आरोपी सायकल स्वार मागून येऊन त्यांच्या गळ्यातील सोने वगैरे ओढून पळून जात होता। त्याबाबत आमच्या इथं राजापेठ पोलीस स्टेशनला 2 चैन स्नॅचिंगचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। या याच्यामध्ये आम्ही आमचे गोपनीय इन्फॉर्मर नेमून आमचे DB स्टॉकचे EPI मेत्रे साहेब, ESC रंगराव जाधव, निंदाने देशमुख आणि फिरोज वगैरे कर्मचारी यांनी जे इन्फॉर्मेशनप्रमाणे माहिती कलेक्ट करून आरोपीच्या घरावर वॉच ठेवलेला होता। त्याप्रमाणे माहिती मिळाली आम्ही त्याच्या आरोपीच्या फैजलपूरच्या हद्दीतून आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याला ताब्यात घेतले। त्याच्याकडून त्यांनी 4 गुन्हे चैन स्नॅचिंगचे गुन्हे केल्याची त्यांनी कबुली दिलेली आहे। त्यापैकी राजापेठ पोलीस स्टेशनचे 2 चैन स्नॅचिंगचे गुन्हे आणि फैजलपुरा पोलीस स्टेशनचे 2 स्नॅचिंगचे गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत आणि जे गुन्ह्यात वापरलेली सायकल आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेली आहे। आरोपी संजय जयप्रकाश श्रीवास्तव हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून आम्ही टोटल 8 तोळे सोने 2,40,000चा माल सायकलसह जप्त करण्यात आलेला आहे। यात माननीय पोलीस आयुक्त श्री मंडलिक साहेब, DCP सातव साहेब, ACP सोने साहेब यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आम्ही याची मोठी कारवाई करण्यात आलेली आहे। आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे। आरोपीकडून आणखी घटफोडी व इतर चोऱ्या उघडकीस येण्याची शक्यता आहे। तपास चालू आहे। शहर के प्रभाग क्रमांक 10 में गंदगी भरी नजर आ रही है। कलोती नगर निवासी राजू सावरकर ने खुद ही नाली साफ कर मनपा प्रशासन का विरोध जताया है। मोदी प्रशासन द्वारा स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, बावजूद इसके शहर के कुछ प्रभाग गंदगी से भरे पड़े हैं। प्रभाग क्रमांक 10 के कलोती नगर गद्रे लेआउट में राजेंद्र सावरकर नामक व्यक्ति के घर के पीछे की नाली कई दिनों से गंदगी से भरी पड़ी है। इस संदर्भ में सावरकर ने प्रभाग की पार्षद संध्या टिकले को नाली साफ करने की मांग की। संध्या टिकले ने तुरंत साफ सफाई कर्मचारियों को साफ सफाई करने के आदेश दिए, लेकिन साफ सफाई कर्मचारियों ने इसके ओर अनदेखी की। आखिरकार इस समस्या से त्रस्त होकर 2 जून को राजेंद्र सावरकर ने स्वयं नाली की साफ सफाई की। आधी नाली 3 जून को साफ करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और तो और मनपा वाले अगर पावड़ा दे तो मैं सारे परिसर की नालियां साफ करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। मेरे घर के पीछे की नाली जो है
अभी तक के साफ नहीं हुई है, वो गंदगी फैल चुकी है। इसके लिए मैं महापौर से, उप महापौर जो टिकले मैडम है उनसे मुलाकात किया। उन्होंने आदेश दिया उनके कर्मचारी को कि जाके नाली साफ कीजिए, लेकिन कर्मचारी वहाँ पर न पहुँचने के कारण मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा और मेरी खुद की नाली मेरे को साफ़ करना पड़ी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को अगर महानगर पालिका ने पावड़े दे दिए तो मैं मेरी एरिया का पूरा नाली साफ़ कर लूँगा, वहाँ महानगर पालिका आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं महानगर पालिका से निवेदन करता हूँ और उप महापौर से भी निवेदन करता हूँ, नगर सेवक से भी निवेदन करता हूँ। खामगांव के MIDC स्थित गोयंका कपास प्रक्रिया गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग पर 4 दमकल की फायर टेंडर द्वारा नियंत्रण पाया गया। यह घटना शनिवार 2 जून को दोपहर 4 बजे घटने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 2 जून को खामगांव के MIDC स्थित गोयंका कपास प्रक्रिया गोदाम में आग लगने से परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका से 4 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास करने लगे, लेकिन इस समय चल रही तेज हवाओं के कारण आग ने उग्र रूप धारण किया। और इस गोदाम में रखे कपास के गठाने जलकर खाक हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर नियंत्रण पाया। यह गोदाम अकोला निवासी वसंत गोयनका का बताया जाता है। उनसे संपर्क करने पर उन्होंने जानकारी दी कि मैं अकोला से खामगांव के लिए निकल चुका हूं और खामगांव पहुंचने के बाद ही नुकसान संदर्भ में निश्चित जानकारी दे पाऊंगा। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की यह रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, AC रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। एक मकान मालिक ने अपने किराएदार का शौचालय एवं बाथरूम तोड़ा। किराएदार ने इसकी शिकायत गाड़गेनगर पुलिस थाने में की। इस जगह के लिए शायद मर्डर हो जाएगा, ऐसी बात थानेदार ने कही जाने का आरोप किराएदार ने लगाया। मकान मालक
तथा किराएदार के बीच चल रहे अदालतीय मामले का निर्णय किराएदार के पक्ष में आने के बावजूद घर मालक तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किराएदार से मारपीट तथा शौचालय व बाथरूम तोड़े जाने की घटना सामने आई है। मामले की शिकायत थाने में किए जाने पर थानेदार द्वारा शिकायतकर्ता को ही धमकी देने का आरोप थानेदार पर लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के राधानगर गली नंबर 3 में राउत परिवार रहता है। बताया जाता है कि राउत परिवार के मकान में शेड़ के परिवार विगत कई वर्षों से किराए से रहता है। घर खाली करने को लेकर राउत तथा शेड़ के परिवार के बीच चले अदालतीय मामले में शेड़ के परिवार के पक्ष में फैसला आया और शेड़ के परिवार को उनके मकान पर सिर्फ शेड़ के परिवार का ही मालिकाना हक बताया गया। आम्ही तिथे उभे होतो, बांधकाम 2 मजूर आले होते तर ते तर उभे होते। त्यांनी आम्हाला एकदम बायांनी मला 4-4 जणी घरातल्या त्यांच्या सुनांनी आणि पोरीनी घरात ओढलं आणि मारणं चालू केलं। हे कोण लाचमार कोण बुक्की मार करता करता यांना दोघं-तिघांना सगळ्यांना पकडून घेतलं आणि माझ्या गळ्यातलं गाड काढून घेतलं आणि खूप मारतच बसला मी। आणि तिथे मग त्याच्यानंतर पोलीस आले तर मग पुन्हा शांत झाली, उभी राहून तर इकडे आणले एकदम गाडी। जिसके चलते इस फैसले से गुस्साए राउत परिवार के सदस्यों ने शेड़ के परिवार की गैर मौजूदगी में उनका शौचालय तथा बाथरूम की तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ ही नहीं की बल्कि मदन शेड़ के, सुनीता शेड़ के, प्रणीत शेड़ के से मारपीट भी की। घटना की शिकायत करने जब मदन शेड़ के गाड़गेनगर थाने पहुँचे तो थानेदार मनीष ठाकरे ने मदन शेड़के को धमकाते हुए कहा कि इस जगह को छोड़ने में ही भलाई है वरना मर्डर हो सकता है। ऐसा आरोप मदन शेड़के ने लगाया है। मी केडिया यांच्या घरात भाड्याने राहतो। माझ्या ताब्यात 2 रूम आणि संडास बाथरूम आहे। कोर्टाने सुद्धा माझ्या ताब्यात 2 रूम, संडास बाथरूम, नळ व इलेक्ट्रिक दिलेली आहे। माझे शेजारी असलेले माधव राऊत व त्याचे भाऊबंधांनी ते घर पचवण्याच्या उद्देशाने व मला खाली करण्याची सुपारी घेऊन व जिवंत मारण्याच्या उद्देशाने ते घर खरेदी केले शिल्लक किमतीत। ते FIR चालू आहे, पोलीस स्टेशनला FIR दिलेला आहे मी बरेच वेळा। आणि आता सध्यासुद्धा आम्ही गावाला गेलो असताना 4 दिवस त्या बाजूचे राऊत कंपनी त्यांनी पूर्ण माझा संडास बाथरूम घर पूर्ण सपाचट करून टाकले। मला राहायला घर नाही, मला संडास बाथरूमला राहायला घर नाही। माझ्या मुली बाहेर घालून जातात। माझ्या मुली लग्न करत असताना तो वरून बघतो आणि हसतो, कावं घेणं कसं राहिला होता अशासारखं बोलतो। मी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला। त्यानंतर पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिल्यानंतर थानेदार मनीष ठाकरे म्हणतात की तुमचा मर्डर होणार आहे त्या ठिकाणी, तुला ते जागेवाले मारणार आहे। हे मला 27 तारखेला रिपोर्ट देते वेळी सायंकाळी मला प्रत्यक्ष ठाणेदारांनी असं बोललेलं आहे। त्यानंतर घरी आल्यानंतर ते राऊत कंपनीने मला मर्डर करण्याची धमकी दिली। जे ठाणेदार बोलले सेम तेच राऊत कंपनी बोलले मला। त्यानंतर मी पुन्हा रिपोर्ट दिला, ACPला रिपोर्ट दिला, मनीष ठाकरे पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला। पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिल्यानंतर मी माझं कामासाठी आज मजूर लावले असता संडास बाथरूम बांधण्यासाठी मला हातातून ओढून घरात दिलं। बस 4-5 लोकांनी मारलं, माझ्या पत्नीलाही मारलं, माझ्या पत्नीचं मंगळसूत्र तोडून घेतलं। माझ्या मुलाला छोटासा मुलगा त्याचं डोकं फुटलं, त्याचं तोंड फुटलं, डोकं फुटेपर्यंत त्याला मारहाण केली। आणि आम्हाला पोलीस स्टेशनला नेलं पोलिसांनी, पोलीस मजा पाहत राहिले। तिथं पोलीस हजर असताना आम्हाला आरोपीने मारले। पोलीस तिथं हजर असताना 2 पोलीस होते, त्यांच्या समक्ष आम्हाला आरोपीने मारले त्यांच्या घरात। पोलीस काहीच नाही बोलले, उलट आम्हालाच बोलत होते की चुप राहा। आणि पोलिसांनी नंतर आम्हाला ठाण्यात नेलं, ठाण्यातून सरळ इथं आणलं। प्रधानमंत्री एवं रमाई आवास योजना पर उपमहापौर संध्या टिकले ने समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में 2015 से 2018 तक के लाभार्थियों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना तथा रमाई आवास योजना को लेकर उप महापौर संध्या टिकले ने मनपा मुख्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें मनपा के कई वरिष्ठ अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। बैठक दौरान वर्ष 2015 से 2018 के दौरान रमाई आवास योजना की समीक्षा की गई। बताया गया है कि इस योजना के तहत 3060 लोगों को अब तक रमाई आवास योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में 3561 घरकुलों को मान्यता दी गई है, जिसमें 1244 नक्शे बनाए गए, 382 नक्शों को मंजूरी दी गई, 371 लोगों को
निर्माण कार्य प्रारंभ करने का वर्क ऑर्डर दिया गया है, जबकि 142 लोगों के बिल पूरे हो चुके हैं। इस समीक्षा बैठक में शहर अभियंता जीवन सदार सहित कई अधिकारी उपस्थित आहेत। रमाई योजना ही साधारणतः स्लम भागात राबवल्या जाते आणि स्लम भागात राहणाऱ्या लोकांची घरे छोटी छोटी असतात। पावसाळ्याचे दिवस समोर असल्यामुळे कोणाला त्रास होऊ नये किंवा कोणाला जर हप्ता मिळाला नसेल किंवा कोणाचे जर पैसे कोणत्या कारणामुळे अडलेले असतील तर ते त्यांना त्वरित मिळावे किंवा त्याचं अनुदान रोखलं गेलं असेल काही कारणामुळे तर ते कामं ते घरं त्वरित पूर्ण व्हावी यासाठी आजची बैठक मी या ठिकाणी बोलवलेली होती। तर या बैठकीमध्ये जवळपास आम्ही रमाई योजनेच्या माध्यमातून 1925 घरं मंजूर होती। त्यामध्ये सेकंड इन्स्टॉलमेंट आम्ही 1560 लोकांना जवळपास दिलेलं आहे, म्हणजे त्यांना पैसे मिळालेले आहेत। त्यानंतर 1445 जे लोक आहेत त्यांचे बांधकामं चालू आहेत आणि बरेच बांधकाम पूर्णतःच गेलेले आहेत। 3060 लोकांना आतापर्यंत रमाईचा लाभ दिलेला आहे। 3060 लोकांनी घरं बांधून त्यांची तयार आहेत आणि जे काही अजूनही 100 लोकांचा एक हप्ता येणार आहे, अजून त्यामध्ये 100 लोकांची वाढ होणार आहे आणि 100 लोकांच्या त्यांची सुद्धा एक प्रोसेस एक लिस्ट लवकरच लागेल। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय अस्पताल में परिचारक तथा सफाई कर्मचारियों ने अपना ठिया आंदोलन वापस लिया है। पीडीएमएमसी प्रशासन ने उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। डॉक्टर पंजाबराव मेडिकल कॉलेज के परिचर व सफाई कामगार अपनी विविध मांगों को लेकर ठिया आंदोलन कर रहे थे। पीडीएमसी कार्यालय में उपस्थिति बाबत कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है, लेकिन इसकी सूचना इन कर्मचारियों को नहीं दी गई। अस्पताल के सुपरवाइजर धुमाड़े कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहते हैं, इसलिए उस सुपरवाइजर की बदली की भी मांग इन कर्मचारियों ने की और इन कर्मचारियों ने उनका वेतन 15 तारीख तक मिलने की मांग भी पीडीएमसी प्रशासन से की। पीडीएमसी प्रशासन ने परिचर व सफाई कर्मचारियों की मांगे पूरी करने का आश्वासन देते ही इन कर्मचारियों ने अपना ठिया आंदोलन वापस लिया है। या ठिकाणी पीडीएमसीला जे कंत्राटदार आहे ठेकेदार चव्हाण आणि भैसे यांनी या 350 लोकांवर एकाएकी परवा दिवशी आघात केला आणि त्यांचे पॉईंट बदलले। या ठिकाणी त्यांना तो पगार वेळेवर देत नाही। नियमानुसार यांच्या अकाउंटला पगार जमा व्हायला पाहिजे, परंतु हातामध्ये 5800 देऊन यांची पिळवणूक करतो आहे। त्याकरता या लोकांनी कालपासून इथे ठिय्या आंदोलन दिलेले आहे, परंतु प्रशासन कोणती यांची बाजू न घेतल्यामुळं आज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी येऊन दिनसाहेबसोबत चर्चा केली आणि त्यावर योग्य तोडगा निघाला। समस्या ज्या आहेत त्या सकारात्मक विचाराने त्यांनी घेतल्यामुळे आज ह्या जो ठिय्या आंदोलन आहे हा संघटनेच्या वतीने मागे घेण्यात आहे आणि जे लोक ज्या ठिकाणी आजपर्यंत कार्यरत होते त्यांनी यापुढे त्या ठिकाणी कार्यरत राहावं असं दिन साहेबांनी सांगितल्यामुळे आम्ही हे आंदोलन तुर्त मागे घेत आहोत। यवतमाल जिले की सबसे बड़ी तहसील पूसद के पुष्पावती नगरी में जल की किल्लत होने से पूस नदी पुनर्जीवन अभियान समिति द्वारा महाश्रमदान का कार्यक्रम आयोजन गत 30 दिनों से चल रहा है। पूसद के नागरिक इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूस नदी में जल साठा कम होने से पुष्पावंती नगरी में पानी की भीषण समस्या आन पड़ी है। नगर परिषद द्वारा 3-3 दिन के बाद जलपूर्ति की जा रही है, इसलिए 2 मई से पूस नदी पुनर्जीवन समिति द्वारा पुनर्जीवन अभियान चलाया जा रहा है। समिति के संयोजक अभिजीत चिद्दरवार और नाम फाउंडेशन के संयोजक स्वप्निल देशमुख सारिका गायकवाड़ के नियंत्रण में यह क्रांतिकारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुसद ग्रामवासी नागरिकों द्वारा स्वयं प्रेरणा से श्रमदान तथा निधि का अच्छा योगदान मिल रहा है। कुल 9000 लोगों ने श्रमदान कर 1 जून तक करीबन 8 लाख का निधि भी प्राप्त हुआ है। आज तक नदी के पात्र का चौड़ीकरण 175 फीट तक हुआ है। इसके पूर्व नदी का पात्र 50 फीट तक था। 650 मीटर तक का
चौड़ाईकरण, सपाटीकरण व गहराईकरण करने का इरादा समिति द्वारा व्यक्त किया गया है। 1 जून को महाश्रमदान कार्यक्रम में पुसद विधानसभा के विधायक मनोहरराव नाईक, नगर परिषद अध्यक्षा अनिता नाईक, पूर्व विधायक विजयराव चांदीकर, दीपक आसेगावकर, पुसद अर्बन बैंक के अध्यक्ष शरद महिंद तथा डॉक्टर नदीम के साथ अनेक मान्यवरों ने सहयोग दिया। पुसद से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल जोशी की यह रिपोर्ट। जिला परिषद की ओर से वर्ष 2018 में शिक्षकों के तबादले किए गए, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध किया है। अपनी मांगों का ज्ञापन शिक्षकों ने जिलाधीश तथा विभागीय आयुक्त को सौंपा है। वर्ष 2018 में जिला परिषद प्रशासन द्वारा ऑनलाइन बदली प्रक्रिया की गई और शिक्षकों को विस्थापित किया गया। इस दरमियान महिला शिक्षिकाओं की भी बदली की गई। महिला शिक्षिकाओं को मेलघाट जैसे दुर्गम विभाग में विस्थापित किया गया। पहले जिन शिक्षकों ने मेलघाट में सेवा दी उन्हें पुनः मेलघाट में ही विस्थापित किया गया। पति पत्नी एकत्रीकरण में 30 किमी के दायरे में उनकी बदली जरूरी थी, लेकिन जिला परिषद प्रशासन ने गैर तरीके से शिक्षकों की बदली करने से शिक्षकों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे जिल्हा अंतर्गत बदल्या झालेल्या आहेत त्यामध्ये आम्ही जवळपास 551 लोक विस्थापित झालेलो आहोत आणि आमच्यावर म्हणजे अन्याय झालेला आहे। यामध्ये पती पत्नी एकत्रीकरणाच्या नावाखाली पती पत्नी विस्थापित केलेले आहेत आणि ज्या महिला ज्यांनी आम्ही महिला म्हणा किंवा आमचे शिक्षक बंधू ज्यांनी आधी दुर्गम भागात सेवा दिली त्यांना परत दुर्गम भागातले गावं दाखवले। सर्वप्रथम जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे रिक्त गावं दाखवलेले नाहीत की ज्यामुळे आम्ही ती पर्याय भरणार अर्जात आणि यादी प्रसिद्ध न केल्यामुळे आम्ही अंदाजे गावं भरले आणि त्यामुळे आम्हाला ते गावं मिळाले नाहीत आणि आम्ही विस्थापित झालो। आणि सर्व महिलांना न्याय मिळण्यासाठी आणि सर्व पुरुष बंधूंना न्याय मिळण्यासाठी म्हणजे जे लोक दुर्गम भागात गेले नाहीत ते सेवा ज्येष्ठतेच्या नावाखाली परत इथेच राहिले। काही लोकांनी फॉर्म सुद्धा भरले नाहीत बदली पात्र असून, काही लोकांचे बोगस प्रकरण आहेत, चुकीचं अंतर दाखवलेलं आहे, चुकीचे प्रमाणपत्र लावलेले आहेत आणि या सर्व प्रकारांमुळे जे खरोखर लोकांना गावं मिळाली पाहिजे होती ती मिळाली नाही आणि आम्ही जवळपास 551 लोक विस्थापित झाले। प्रशासन के अनदेखी से नांदगांव खंडेश्वर के ज्ञानेश्वर ढोले नामक शिक्षक ने तंग आकर आत्महत्या करने की बात भी सामने आई है। प्रशासनाच्या चुकीमुळे आणि प्रशासनाने काही लोकांनी बोगस अंतर दाखवल्यामुळे हे जेवढे लोक या ठिकाणी आलेले आहे हे त्यांच्यामुळे हे लोक विस्थापित झालेले आहे। सर्वात जास्त महिला या जिल्ह्याच्या विस्थापित झालेल्या आहे। मी प्रशासनाला अशी विनंती करतो आणि प्रधान सचिव जे आहे गुप्ता साहेब यांनी हा उपक्रम केल्यामुळे या शिक्षकावर ही पाळलेली आलेली आहे। आमचे आज रात्री ज्ञानेश्वरजी ढोले पंचायत समिती नांदगाव खंडेश्वर मधले शिक्षक आहे, त्यांनी रात्री या जाचाला कंटाळून फाशी घेतली आणि त्यांचा याच्यामुळे त्यांचा बळी गेलेला आहे। मी प्रशासनाला या ठिकाणी आजच्या प्रसंगी सर्वांच्या वतीनं या प्रशासनाने हा बदल्या ज्या शिक्षकावर अन्याय झालेला असेल, ज्या शिक्षकावर खरोखर प्रामाणिकपणे अन्याय झालेला असेल, आता शिक्षण अधिकाऱ्याला आम्ही त्या दिवशी भेटलो, यादी प्रसिद्ध करायला सांगितली। 8 दिवसाच्या अगोदर पत्र दिलं आम्ही संघटनेचं। त्या मीनाक्षी जगताप मॅडम आहे, अपंग आहे, यांचा विकल्प नसताना यांची बदली केली म्हणजे हा आमच्यावर अन्याय आहे आणि म्हणून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही आज आदरणीय कलेक्टर साहबांना निवेदन द्यायचं आहे। इन अन्यायग्रस्त 551 शिक्षकों ने इस संदर्भ में जिलाधीश तथा विभागीय आयुक्त को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दरमियान कुछ शिक्षक रोते हुए भी नजर आए। मी सर्वात ज्युनियर 2008 मला सर्व्हिसला 10 वर्ष 4 महिनेच झाले आणि मला 2 जोडे मुले आहेत। इथे मला अमरावतीला पाळणा घर आहे, तिथे मेळघाटात मला स्थानीय टाउन हॉल में जगत गुरु तुकाराम महाराज गाथा निरूपण तथा संगीतमय शिवचरित्र संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रोता उपस्थित थे। जगत गुरु तुकाराम महाराज व स्वराज्य निर्माण करने वाले बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज इनके विचार जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु स्थानीय टाउन हॉल में जगत गुरु तुकाराम महाराज गाथा निरूपण व संगीतमय शिवचरित्र का कार्यक्रम स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित किया गया। संत नामदेव तुकाराम वारकरी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिभक्तपरायण प्रकाश महाराज सिरपुरकर इनके अमृतवाणी द्वारा तुकाराम गाथा निरूपण संपन्न हुआ। इस समय बहु संख्या में श्रोता उपस्थित थे। अधिक मास आणि सगळीकडे वास कशाला वास म्हणजे रहिवास हो। वास म्हणजे एखाद्याचं आगमन झालं म्हणजे आता आमचा पुरंदर महाराजांचा अमरावतीमध्ये वास होता। वासाला 2 अर्थ असतात। वास म्हणजे अधिवास रहिवास आणि कार्यक्रम केलेला तर वास झाला। ठीक आहे, असा त्याचा अर्थ म्हणजे बघा मराठी भाषा फार
गोड आहे, इतकी गोड की म्हणजे गोड तर आहे पण कडू सुद्धा तेवढीच आहे. चांगल्याला चांगली आहे, खराबाला तितकीच खराब. तुकाराम महाराजांच्या भाषेत सांगायचं जर झालं तर तुकाराम महाराज सांगतात, भले तरी देऊ काय काशीची नाही हो, शब्द लिहून टाका. ओरिजिनल शब्द काय? मऊ बिना होनी आम्ही विष्णुदास कठीण वज्रास भेटू ऐसे मेरे जिता असो ती दुनिया जागे जो जो जे जे मागे तू ते देऊ. अरे भले तरी देऊ गांडीची लंगोटी नाठाळाचे काठी देऊ माता. अमृत ते गोड काया महापुढे विषते बापुढे करू किती. माय बापा होणे बहु मायावंत करू खात पात शत्रू होणे. तुका म्हणे पहा आवडीची गोड ज्याचे पुढे गोड त्याचे परी. विठ्ठल माझा हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.